हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया तथा समीकरण के लेक्चर नंबर 2 को करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से दो टॉपिक पहला टॉपिक क्या अपना रासायनिक समीकरण को लिखना है, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और नंबर 2 टॉपिक क्या अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के, यानी रासायनिक क्या लिखा है इसमें, रासायनिक समीकरण को दो रूपों में लिखा जा सकता है। यानी रासायनिक समीकरण को कितने रूपों में लिखा जा सकता है, दो रूपों में लिखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं दो रूप कौन कौन से हैं। तो अपना पहला क्या है, शब्द रूप, यानी किसी रासायनिक समीकरण को लिखना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। एक तरीका अपने पास क्या, शब्द रूप, यानी शब्द रूप में कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण क्या करता है, मैंने आपको बताया था, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। किसे दर्शाता है, रासायनिक अभिक्रिया को। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखकर दर्शाया जाए, यानी कोई ऐसा समीकरण है जो किसी अभिक्रिया है उसे क्या कर रहा है, शब्दों में लिखकर दर्शा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, तो इसे शब्द रूप कहते हैं। तो इसे लिखने के तरीकों के क्या कहते हैं, शब्द रूप। और जो समीकरण प्राप्त होगा हमें, यानी लिखकर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया का, उसे क्या कहेंगे, उसे शब्द समीकरण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहते हैं। तो शब्द रूप क्या है अपना, शब्द रूप क्या है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अपना रासायनिक समीकरण क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को बताता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे बताएगा। तो इसमें क्या लिखा है समझिए, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे यदि हम शब्दों में लिखकर दर्शाएं, शब्दों में लिखें तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम, क्या लिखा है इसे, शब्द रूप। शब्दों में लिखकर दर्शाएं तो उसे क्या कहेंगे, शब्द रूप। और जो समीकरण प्राप्त होगा उस समीकरण को कहेंगे हम शब्द समीकरण। उस समीकरण को क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे क्या लिखा है इसमें, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये आपको अभी मैं आगे और बताऊंगा, पहले समझिए। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये कैसे लिखा है मैंने, इसे शब्दों में लिखा है। ये सोडियम मैंने शब्दों में लिखा है, क्लोरीन भी शब्दों में लिखा है, यानी सोडियम भी शब्दों में लिखा है मैंने, और क्लोरीन भी शब्दों में, और क्या बनाया अपना, सोडियम क्लोराइड बनाए। तो सोडियम क्लोराइड भी मैंने शब्दों में ही लिखा है। तो इसे क्या कहेंगे, हम शब्द समीकरण कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। अब दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना एक और एग्जाम्पल लिखा है इसमें, क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं अपना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी मैंने शब्दों में लिखा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भी शब्दों में लिखा है, और क्या लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी ये भी मैंने शब्दों में ही लिखा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और ये मैंने लिखा क्या चाहिए, शब्दों में, तो इसको क्या कहेंगे, हम शब्द रूप कहेंगे। और इस समीकरण को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम शब्द समीकरण। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द रूप क्या होता है और शब्द समीकरण क्या होता है। तो चलिए अब दूसरा चीज क्या है अपनी, दूसरी क्या है, अब दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक रूप। यानी प्रतीकात्मक रूप क्या है, तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को में उसके अभिकारक होते हैं उसमें, और उत्पाद होता है। मैंने आपको उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था अभिकारक उत्पाद। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके अभिकारकों, इसमें अभिकारक और उत्पाद नहीं लगाए मैंने, तो क्या कहेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकात्मक, यानी उनके प्रतीक होते हैं, जैसे सोडियम का होता है अपना Na, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है। तो क्या है, उनके प्रतीकों के रूप में, यानी प्रतीकों की सहायता से दर्शाया जाए, किसी के अभिकारक हैं और उत्पाद हैं तो उनको क्या कर रहे हैं, हम प्रतीकों की सहायता से दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शा रहे हैं, प्रतीकों की सहायता से। तो इसे क्या कहेंगे, सोडियम जैसे, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्रतीकात्मक रूप कहेंगे। और एग्जाम्पल लिखा है इसमें देखिए, तो क्या लिखा है, सोडियम। तो अब मैंने सोडियम यहाँ कैसे लिखा था, यहाँ लिखा था मैंने शब्दों में, और यहाँ क्या लिखा है, ये सोडियम क्या है, ये अभिकारक, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक क्या है, ये अभिकारक है। ये अभिकारक मैंने कैसे दर्शाया है, इसका प्रतीक लिखा है, इसका मैंने, इसका क्या लिखा है, मैंने प्रतीक लिखा है। ये एक और लिखा है मैंने, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या लिखा है, मैंने प्रतीक लिखा है। ये 2 क्यों लिखा है, ये आपको अभी समझ में आएगा आगे। पहले आप समझिए कि प्रतीकात्मक रूप और शब्द रूप क्या होता है। तो ये Na लिखा है मैंने और Cl लिखा है, और ये दोनों कैसे हैं, इनके प्रतीक हैं। यहाँ पे मैंने पूरा क्लोरीन लिखा था, यहाँ पे क्लोरीन नहीं लिखा, यहाँ पे इसका प्रतीक लिखा है क्लोरीन, यानी Cl लिखा है, और इससे मिलकर क्या बना है अपना NaCl, यानी इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का ये मैंने हिंदी में लिख दिया, यानी शब्दों में लिख दिया, तो इसे शब्द रूप कहेंगे। और यदि मैंने ऐसे लिख दिया प्रतीकों के रूप में, तो इसे क्या कहेंगे, हम प्रतीकात्मक रूप। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा है, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम और क्या है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन लिख दिया, कैसे लिखा है,
मैंने कैसे लिखा है, ये प्रतीकों के रूप में लिखा है। तो प्रतीकों के रूप में लिखा है तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी एक धातु होती है। तो मैग्नीशियम क्या है, एक अभिकारक है, और ये क्या है, ये भी अभिकारक है। इधर की साइड क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, इधर की साइड होते हैं अभिकारक, और ये क्या होता है, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर क्या बना, अभिकारक दोनों, जी अभिकारक है दोनों, तो ये मिलकर क्या बनाने, उत्पाद। और मैंने अभिकारक और उत्पाद को कैसे लिखा है, कैसे लिखा है इसको प्रतीकों के रूप में लिखा है मैंने। कैसे लिखा है, प्रतीकों के रूप में। तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रतीकात्मक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, प्रतीकात्मक रूप। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतीकात्मक रूप क्या होता है और शब्द रूप क्या होता है। अब चलिए देखते हैं हम दूसरा क्या है पॉइंट अपना, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे हम, दूसरे टॉपिक में दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी कोई समीकरण लिखा है, जैसे मैंने ये लिखा, तो ये एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, तो इनको संतुलित करती हैं। संतुलित कैसे करती हैं, इसे मैं आपको पहले बाद में पढ़ाऊंगा। पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये 6 चीजें मैंने लिखी हैं, इनको समझना होगा, जब ही आपको ये समझ में आएगा। तो इनको समझते हैं, चलिए हम तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं हम। तो इन 6 चीजों को आप समझ गए तो आपको ये सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। कोई रासायनिक समीकरण लिखा है उसे कैसे संतुलित करती हैं। तो अपना लिखा है, पहला क्या लिखा है, परमाणु। तो आपको क्या समझना होगा इसे लिखने के लिए, कोई संतुलित करना है समीकरण, तो इसके लिए क्या समझना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि परमाणु क्या होता है। तो मैंने, यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है पहले वाला, तो प्लीज़ उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत चीज़ों को समझाया है, तो आपको ये लेक्चर थोड़ा सही समझ में आएगा। तो पहले चलिए देखते हैं अपना क्या लिखा है। तो परमाणु को समझते हैं। तो परमाणु मैंने उसमें भी बताया, आपको द्वारा बताता हूँ मैं परमाणु कैसे कहते हैं। तो परमाणु किसे कहेंगे, कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को क्या करें हम, कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है तो उस पदार्थ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएंगे। यानी छोटे छोटे कणों में तोड़ेंगे तो कैसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो टूटेगा नहीं, कुछ टूटेगा नहीं। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम परमाणु। उसे क्या कहेंगे हम, परमाणु कहेंगे। कैसी स्थिति आएगी, वो टूटेगा नहीं, और वो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होती है, जहाँ परमाणु करती है रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसके बीच होती है, परमाणुओं के बीच होती है। तो परमाणु क्या है, तो परमाणु मैंने आपको बताया, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या, किसमें होती है, परमाणुओं के बीच होती है। चलिए अब दूसरा टॉपिक समझते हैं हम। तो परमाणु किससे बना होता है, आपको ये भी समझना होगा कि परमाणु किससे, आपको परमाणु समझ में आ गया, परमाणु किससे बना होता है ये समझना होगा आपको। तो परमाणु मुख्य रूप से 3 चीज़ों से बना होता है। यानी परमाणु किससे बना होता है, 3 चीज़ों से बना होता है। तो देखते हैं ये तीनों चीज़ क्या हैं। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको तीनों चीज़ क्या होती हैं। तो अपनी 3 चीज़ होती हैं परमाणु, कितनी, 3 चीज़ होती हैं। पहला होता है अपना इलेक्ट्रॉन, और दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा होता है अपना न्यूट्रॉन। यानी परमाणु अपना कितनी चीजों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीजों से बना होता है। अब 3 चीजों ये कहाँ कहाँ होती हैं ये भी समझिए। तो कोई परमाणु, मैंने, आप मान लीजिए मैंने सोडियम का परमाणु ले लिया, तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये इसमें क्या है, तो ऐसा होगा परमाणु। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होंगे अपनी, ये प्लस लिखा है मैंने, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये दोनों चीज कहाँ होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होंगे। इसके में क्या होंगे, केंद्र ये से। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे अपनी कक्षा में। 5 6 7 8 और 1। यानी इसमें क्या होता है, इसका ऐसे होगा, ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। यानी इसमें क्या होते हैं, किससे बना होता है परमाणु, तो 3 चीज़ों से बना होता है। इलेक्ट्रॉन से बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से बना होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर होता है, जो चक्कर काटता रहता है इसके, यानी इसके चक्कर काटता रहता है। और अब चलिए अपन तीसरा पॉइंट समझते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो ये भी समझना हुआ आपको कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक उसे कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, कोई परमाणु है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, कोई परमाणु है उसमें प्रोटॉन, मान लीजिए कोई परमाणु लिखा मैंने सोडियम, तो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 होते हैं। इसमें क्या प्रोटॉन होते हैं, 11 होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं इसमें, 11। तो सोडियम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसे ही कहते हैं हम कि ये परमाणु क्रमांक है इसका, जितने प्रोटॉन होते हैं। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया,
तो क्लोरीन Cl से दर्शाते हैं इसको। इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं अपने 17 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसका क्रमांक क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा इसका क्रमांक 17। तो सोडियम का 11 है, इसका 17 है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, कोई परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उसी संख्या को उसको क्या कहेंगे, उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई परमाणु है उसमें क्या, जितने प्रोटॉन होंगे उसकी संख्या को क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लूँ, जैसे मैं ले लूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का क्रमांक क्या होगा, इसमें प्रोटॉन होता है अपना एक प्रोटॉन होता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका क्रमांक है 1। इसका क्रमांक क्या है, 1 है। तो मुझे आशा है कि आपको परमाणु क्रमांक की समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं हम क्या क्या लिखा है इसमें। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। इसे भी मिटा देते हैं, चलो बाद में मिटा देंगे। तो इसमें चौथी चीज क्या लिखी है, परमाणु की कक्षा। ये क्या है, चौथी चीज, यानी आपको क्या सीखना होगा, और परमाणु की कक्षा सीखनी होगी, यानी परमाणु की कक्षाएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया पहले भी, और समझिए कक्षा क्या होती है। तो जैसे मैंने ले लिया आपको सोडियम का परमाणु ले लिया, सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु ले लिया, तो सोडियम का कैसा होता है अपना, ऐसा होता है। तो ये मैंने बनाई है ये गोल गोल, ये क्या है, ये कक्षाएं। यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं। जैसे आप अपना सौरमंडल देखा है आपने, सौरमंडल देखा तो नहीं होगा, पर आपने सुना होगा कि पृथ्वी क्या है अपने सौरमंडल का एक ग्रह है। तो जैसे ही इसमें क्या है, सौरमंडल की तरह ही है ये क्या है अपना, यहाँ पे क्या है, केंद्र है, यानी ये प्रोटॉन के चारों ओर क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे उधर इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करती हैं, चक्कर लगाते हैं इसमें। तो ये कक्षा होती है, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होती हैं। ये क्या है, इसे अपन नाम दे देते हैं, जैसे K L M, एक और होगी तो L रख देंगे। तो ये कक्षाएं होती हैं, और कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, मैंने बताया आपको कहाँ होते हैं, केंद्र में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये इसमें होते हैं क्या, ये क्या है, ये KLMN, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है अपनी इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु कक्षा नहीं कहते हैं, ये मैंने बनाई है जी। ऐसे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है, जिस उसका मार्ग इलेक्ट्रॉन का, जिस मार्ग में वो गति करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग में चक्कर लगाता है, उस मार्ग को कहते हैं क्या, कक्षा। तो इसमें क्या कितनी कक्षा होती है, 3 होती है सोडियम में। चलिए एक और चीज देखते हैं अपन क्या लिखा है इसमें, 2n²। ये 2n² महत्वपूर्ण चीज है, तो इसे भी आपको समझना होगा। तो 2n² क्या है, ये मैंने आपको भरी है, देखिए इसमें 2 ही भरी है। तो इसमें 2 ही क्यों भरी है मैंने, इसका भी कारण है, इसमें 8 ही क्यों भरी है। तो ये 2n² से ही पता चलता है हमको, किससे पता चलता है, 2n²। तो 2n² क्या है, ये 2n² क्या है, 2n²। तो ये क्या है, कोई परमाणु है, तो इस परमाणु में उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने का एक तरीका है। इससे पता चलता है कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे क्या पता चलता है हमको कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे अब मैंने 2n² ले लिया, तो अब आपको समझिए 2n² को क्या है। इसमें n क्या है, इसमें n क्या है, n क्या है, कक्षा, यानी कौन सी कक्षा है। पहली कक्षा है तो n का मान 1 होगा। दूसरी कक्षा है तो जैसे पहली कक्षा है, तो पहली के लिए क्या होगा, पहली के लिए n का मान क्या होगा, पहली बराबर n बराबर 1, पहली के लिए n बराबर 1। जैसे दूसरी कक्षा होगी तो क्या होगा, दूसरी n बराबर 2। जैसी कक्षा जितनी बढ़ती जाएगी उसी तरह n का मान बढ़ता जाएगा। तो अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं इसको 2n² को। तो जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, सोडियम का परमाणु ले लिया मैंने, सोडियम का नहीं, पहले आप छोटा लेते हैं, अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमें परमाणु क्रमांक तो पता ही होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक का पता होगा तो हम इसका क्या पता पाल लेंगे, विन्यास पता चला लेंगे। इसे क्या कहते हैं, ये 2n² से क्या पढ़ते हैं, हम विन्यास को भी पता पड़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने कितनी है, इसको समझते हैं। तो H ले लिया मैंने, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तो 2n² से भरने का प्रयास करती हैं। तो 2n² से कैसे भरेंगे, ये 2n² लिखा है, यानी n का मान यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यानी पहली कक्षा में कितना आएंगे, चलिए देखते हैं। तो 2n का मान क्या है, यानी पहली कक्षा होगी, इसमें एक अष्टक नियम और होता है, यानी अष्टक नियम समझिए पहले।
पहले इसे समझिए। तो n का मान क्या है, 1 है, तो 1 रख दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का वर्ग, तो यानी n का मान, यानी पहली कक्षा में कितने होंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, n का मान मैंने 1 रखा तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, यानी पहली कक्षा में कितने होंगे, 2 होंगे। यदि कोई कक्षा है उसमें एक ही कक्षा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। तो चलिए हाइड्रोजन आपको भरने का प्रयास करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 लिख देंगे अब यहाँ पे। अब एक और होता तो एक और भी भर सकते हैं इसमें, क्योंकि एन क्या है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर इसमें है नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। इसमें क्या होगा, एक ही होगा, इसका विन्यास कैसा होगा, ऐसा होगा, या अपन इसे ऐसे बिंदु, इलेक्ट्रॉन ई नहीं रखना है यहाँ पे, तो हम बिंदु भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। एक और ले लेते हैं अब ले लेते हैं अपन सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम। तो सोडियम क्या क्या होगा परमाणु बनने, यानी इसका विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसका क्या होगा, केंद्र में तो होगा ही अपना इलेक्ट्रॉन और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में होंगे, और इसमें कितनी कक्षा होंगी, चलिए कक्षा भी देखते हैं। तो इसमें कितनी कक्षा होंगी, तो अपन 3, पहले अपन इसको भर देंगे, ऐसे रख देंगे। तो पहले में कितने आएंगे, पहली कक्षा में भर देने का प्रयास करते हैं। तो पहली में कितने आएंगे, पहली मैंने लिखी, तो इसमें क्या आता है, पहली के बराबर क्या है 2, पहली का वर्ग यानी 2, 1 का वर्ग 1 ही, यानी 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपन। इसका क्रमांक आपको पता होना चाहिए, क्या है इसका, 11 क्रमांक है। इसका क्रमांक कितना है, 11, यानी इसमें प्रोटॉन कितनी है, 11 प्रोटॉन होती है इसमें। तो ये लिखा है 2, यानी पहली कक्षा में कितनी भर सकते हैं अपन, 2 भरेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 1 मैंने भर दिया यहाँ पे और 1 भर दिया यहाँ पे, 2 भर गए। अब इसमें अभी और बची हैं तो उनको भी भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कक्षा लेंगे, पहली कक्षा में पूरे भर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए अब यहाँ पे 2 रख के चेक करते हैं। तो 2 बराबर क्या होगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में क्या आ जाएगा अपने, 8 आ सकती हैं। दूसरी कक्षा में कितनी आ सकती हैं, 8। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरी कक्षा बना देते हैं, इसमें 8 बनाएंगे। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गई, 8 आ गई। अब क्या हुआ, अभी भी क्या 2 और 8 10 हुए हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और रह गया है, तो इसका एक और इलेक्ट्रॉन बनना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे, हम तीसरी कक्षा लेंगे। तो तीसरी के लिए देखते हैं क्या होता है इनका मान। तो तीसरी यहाँ पे रखते हैं, तो क्या आएगा, 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18, यानी क्या होगा, इनका मान 18 होगा। तो 18 होगा, तो इसमें तीसरी कक्षा रख देंगे। अब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो हम क्या करेंगे, तीसरी कक्षा में एक ही बना देंगे, सिर्फ एक बिंदु। 17 और यानी हमारे पास, तो क्या करेंगे, एक ही बना देंगे, इसमें क्या 1 बन जाएगा। चलिए अब एक और, तो 2n² आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए और ले लेते हैं अपन। इसे मिटा देता हूँ। क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन, Cl ले लिया, तो इसका देखते हैं क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इससे क्या भरते हैं, हमें 2n² से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही भरती है, यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे, इसमें किस तरह फैले हुए हैं, इसे भरती हैं। तो इसे भी भरने का प्रयास करते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, केंद्र में धन होगा, और यानी प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, यानी 17 क्रमांक के। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन 17 होती हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, 17 होती हैं। तो हमें, और प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इसमें 17 ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको भी भरने का प्रयास करते हैं। तो पहली के लिए हमने निकाला था, क्या आया था, पहली के लिए अपना आया था, मैंने निकाला था पहली के लिए, यहाँ पे और दोबारा लिख देता हूँ मैं 2, यानी पहली के लिए कितना आया था, 2 आया था। तो पहली में 2 भर देते हैं अपन, पहले 2। दूसरी के लिए क्या आया था, दूसरी के लिए आया था अपना 8। दूसरी के लिए कितना आया था, 8। तो दूसरी कक्षा में अपन 8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरी देखते हैं। तो तीसरी के लिए क्या आएगा, तीसरी के लिए क्या आया था, 18। तो इसमें क्या कितनी बची, अब 7 बचे हैं, तो 7 को भर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 भर दिए। तो हमें मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए इनका, क्या होना पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के लिए क्या होता है, एक आवर्त सारणी आती है। तो आप अपने ही पास के मार्केट में जाना और वहाँ पे कह देना कि मुझे आवर्त सारणी दे दो, तो वो आपको आवर्त सारणी दे देगा, बुक स्टोर वाला। तो 10 या 20 रुपए की आएगी, उसको लेकर आना, उसमें होते हैं परमाणु क्रमांक लिखे होते हैं उसमें सभी। तो वहाँ पे उसमें देख लेना। हमें मुख्य रूप से याद थोड़ी बहुत ही करनी है, जैसे सोडियम का, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन, इनके पता होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं है।
तो चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा क्या है अपना, लास्ट क्या है, अणु। तो हमें पता होना चाहिए अणु क्या होता है। तो अणु मैंने आपको बताया था क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु ऐसा होता है जैसे मैंने बताया कि कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को यदि हम छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो टूटेगा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, हम परमाणु कहेंगे। पर एक और स्थिति ऐसी आती है कि वो टूट तो जाएगा लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा, या स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो मैंने आपको लेक्चर पहले में बताया, इसको समझ पहले में आपको डिटेल में बताया था, इसे दोबारा समझिए। पर तो अणु किसे कहेंगे, कोई पदार्थ है उसे तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो टूट जाएगा लेकिन वो, दोबारा समझिए। तो परमाणु क्या है, वो अणु क्या है, तो अणु एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में रह सकता है। क्या है अणु, कोई पदार्थ है उसे तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी वो टूट जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो उसे अणु कहेंगे। तो अणु किसे कहेंगे, मैं परिभाषा लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा क्या है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता समझ में आ रहा है। तो अणु किसे कहेंगे, अणु की परिभाषा लिख देता हूं मैं, अणु। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलो मैं इसके लिख देता हूं तभी ले लेना। तो चलिए लिखते हैं। तो अणु क्या है, तो किसी पदार्थ का वह रूप जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में रह सकता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, यहाँ पे सूक्ष्मतम और लिखना, सूक्ष्म, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूं इसको। तो समझिए आप, तो अणु किसे कहेंगे, अणु कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ को यदि हम छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो टूट जाएगा तो वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाएगा। यानी कोई पदार्थ है तो उसे तोड़ें हम, तो क्या है, कोई पदार्थ है उसको तोड़ेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी वो टूटेगा नहीं, तो उसे हम परमाणु कहेंगे। लेकिन परमाणु से मिलकर क्या बनेगा, अपना अणु बनेगा। वो क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यदि कोई स्वतंत्र रूप में हमें मिल गई, दो चीज मिल गई मान लीजिए, तो हमें पता पाना है कि ये अणु है या परमाणु है। तो परमाणु क्या है, परमाणु भी स्वतंत्र रूप में रह सकता है लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो चलिए हम समझते हैं इसको दोबारा। तो कोई दो चीज मिल गई हमको, दो मान लीजिए सोडियम, Cl ले लीजिए। तो Cl मिल गई हमको, हमें पता पाना है कि ये अणु है या परमाणु रूप है इसका। तो यदि ये स्वतंत्र रूप में होगा तो क्या होगा, यदि ऐसे होगा ये Cl2, यानी ये 2 है, इसमें क्या है, दो, इसके क्या है, दो हैं, क्लोरीन के कितने परमाणु है इसमें, दो, तो ये क्या है, ये अणु है। यदि हमें ऐसे मिली, ऐसा होगा ये Cl ख्याली सिर्फ ClO, तो इसे क्या कहेंगे हम, परमाणु कहेंगे। परमाणु कैसा होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। यदि कुछ परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसीलिए तो मैंने लिखा है इसमें, क्या लिखा है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वो स्वतंत्र रूप में भी रह सकता है पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। तो अणु किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखती है, समझते हैं क्या होता है।
तो पहले आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले आपको क्या समझना होगा, अणु कैसे बनता है इसे समझना होगा। तो कोई पदार्थ है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, परमाणु के रूप में होगा, वो क्या होगा, अणु के रूप में मिलेगा। हमें कैसे मिलेगा, अणु के रूप में मिलता है। तो जैसे हमें कोई रासायनिक अभिक्रिया करानी है तो हम क्या करेंगे, कोई लेंगे, जैसे सोडियम की और क्लोरीन की करानी है हमें, सोडियम और क्लोरीन की, तो NaCl बनेगा। तो NaCl बनेगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या लूँगा, Cl2 लूँगा। ये 2 क्यों लूँगा मैं, क्योंकि इसका क्या है, क्लोरीन क्या है, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। इसका क्या है, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। क्या है, हमें अणु मिलता है, हर चीज़ की क्या मिलते हैं, हमें अणु मिलती हैं। क्या मिलेंगे, हमें अणु मिलेंगे। तो ये Cl2 लिखा है, यानी ये क्या है, इसका अणु है। यानी कोई क्रिया कराते हैं हम, तो क्या कराते हैं, कोई क्रिया करानी है हमें, रासायनिक अभिक्रिया करानी है, तो हमें क्या लेना होगा, अणु लेने होंगे। अणु लेने होंगे क्या, कोई, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, रहेगा तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पर आप पहले समझिए कि परमाणु, ये समझिए कि स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। तो जैसे अब हमें लेना है तो क्लोरीन का क्या लूंगा मैं, अणु ही तो लूंगा, यानी कुछ पदार्थ लूंगा तो क्लोरीन के अणु के रूप में लूंगा। और सोडियम क्या है, सोडियम का यही होता है, यानी इनके अणुसूत्र होती हैं। तो जैसे इसका क्या, ये इसका ये NaCl, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, अपना NaCl बनेगा। तो मैं इसे Cl2 के रूप में ही लूंगा, क्योंकि ये हमें Cl के रूप में नहीं मिलेगी, इसके 2 परमाणु मिलेंगे। तो अब ये समझिए Cl2 कैसे बनी है, पहले Cl2 को समझिए दोबारा। तो Cl2 कैसे बनी है अपनी, Cl2 कैसे बनी है अपनी, समझिए। तो Cl2 कैसे बनेगी, तो हमें इसका विन्यास पता होना चाहिए, तो हम पता चला लेंगे कि Cl2 कैसे बनी होगी। तो इसका विन्यास क्या होता है, ये होता है ना, हमने अभी पढ़ा है, 2 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम कक्षा 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही, अंतिम कक्षा 7 होते हैं। और हमें सोडियम से क्रिया करानी है, इसकी किससे करानी है, सोडियम से। तो सोडियम के क्या होता है, सोडियम का होता है अपना ये, तो ये क्या है, ये क्या करेंगे, अब इन दोनों को क्या है, जुड़ना है, तो कैसे जुड़ेंगे, तो जुड़ना है इनको, तो कैसे जुड़ेंगे, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक दे देगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो क्या करते हैं, ये अष्टक पूरा करने की कोशिश करती हैं, क्या करती हैं, अष्टक यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन करने की सोचते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन करने की सोचते हैं। तो इसमें क्या है, अंतिम कक्षा में क्या है, इसमें यदि ये 7 ले ले तो इसका काम हो जाएगा। इसमें क्या है, एक कम, यानी 7 कम है इस पर, और इस पर क्या है, एक कम है। तो क्या, या यदि तो ये 7 ले ले तो इसका काम हो सकता है, या फिर ये क्या करे, ये 1 ले ले तो इसका काम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक त्याग देगा तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि फिर भी इसकी अंतिम कक्षा में इस वाली में 8 बचेंगे। तो 7 लेना मुश्किल है, एक त्यागना आसान है। क्या है, एक 7 लेना मुश्किल है, एक त्यागना आसान है। तो ये क्या करेगा, एक त्याग देगा, और एक को कौन ले लेगा, ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, उसे ये ले लेगा, तो उसे त्याग देगा ये, तो ये ले लेगा, ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, यानी तो इसकी अंतिम कक्षा में कितनी हो गई, 8 हो गई, और इसमें भी 8 हो गई, यानी ये कक्षा इसकी हट जाएगी। फिर क्या होगा, ये कक्षा हट जाएगी इसकी। तो ऐसे अपना बनता है, क्या बनता है अपना, NaCl बनता है। ये क्या हुआ, अणु बनेगा इसका, NaCl, इसका क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। तो मैं आपको एक और चीज समझाता हूं कि NaCl Cl2 कैसे, जैसे H2 लिखते हैं हम, H2 लिखा है, तो H2 कैसे बनता है, तो H2 यदि हमें, कि H2 ही क्यों लेते हैं, यदि हमें लेना है तो हाइड्रोजन कैसे लेंगे, H2 के रूप में लेंगे, क्योंकि अणु के रूप में मिलती है हर चीज हमें, अणु ही तो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो कैसे मिलेगी हमें, अणु के रूप में मिलेगी। तो अणु के रूप में मिलेगी, तो ये अणु कैसे बनाए इसे समझिए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है क्रमांक, इसकी अंतिम कक्षा में 1, इसकी भी अंतिम कक्षा में 1। तो ये क्या करेंगे, ये बंद बनाने हैं, कैसा बंद होती है, 2 तरह के, वो आपको मैं आगे बनाऊंगा, अभी इसे समझिए, आप तो समझिए। ये इसको 1 दे देगा, यानी यहाँ पे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये कुछ इस कदर कर देंगे, यहाँ पे आ गया H,
यानी ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। तो कुछ ऐसे बन जाएंगे ये, यानी क्या बन जाएगा अपना H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। तो ऐसे बन जाते हैं अपनी। और समझिए, ये Cl2 बनाना है, Cl2 तो बड़ा हो जाएगा। चलिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, Cl2 ही ले लेते हैं। तो Cl2 क्या करेगा, अंत कक्षा में लिख लेते हैं इसकी, 1 2 अंतिम कक्षा बनाते हैं इसकी। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं। उसकी में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को यहाँ बीच में रख देंगे, और ये सहसंयोजी बंध से जुड़ जाएंगे। किससे, सहसंयोजी बंध होता है, मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो ये समझिए Cl2 बन जाएगा, कहने का अर्थ है Cl2 बन जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करती हैं। क्या समझेंगे, रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित कैसे करेंगे। तो पहला लिखा है अपना बॉक्सिंग, यानी क्या करेंगे, कोई समीकरण लिखा है तो पहले एक और बात समझिए कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों पड़ रहा है। कोई समीकरण लिखा है उसे संतुलित करते क्यों है, तो उसका कारण है, क्या कारण है उसका, कि जो संतुलित क्यों करती हैं। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि रासायन क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है एक, उसमें क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या है, हम कोई रासायनिक अभिक्रिया में ना तो क्या कर सकते हैं, कोई द्रव्यमान है यानी कोई अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होगा। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं, यानी ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या नहीं कर सकते हम, द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। यानी जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही इधर होगा। जैसे ये, तो इन दोनों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही इसका होगा, सोडियम क्लोराइड का। तो आपको समझ में आ गया क्यों क्यों करते हैं हम, यानी आपको समझ आ गया होगा कि हम संतुलित क्यों करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को। तो आप समझते हैं कि संतुलित कैसे करती हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे, कोई क्रिया लिखिए, मान लीजिए इसे ही समझते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं हम। क्या लिखिए, ये NaCl Na+Cl NaCl। तो NaCl लिखिए, तो इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो संतुलित क्यों करते हैं, मैंने बताया आपको, बता ही दिया, क्योंकि इधर होगा उतना ही इधर वजन होगा, यानी इन दोनों का जितना वजन होगा उतना ही इतना इनका होगा। तो इधर की तरफ क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्यों, इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्पाद। यानी इधर जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और इधर की साइड की क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको बॉक्सिंग करेंगे, यानी इनको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये आपको परीक्षाओं में नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ क्षणों का सहारा लिया है, यानी क्षणों का सहारा लिया है, आपको परीक्षा में नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले इसको बॉक्स में बंद करते हैं और इसे भी करते हैं। तो हमने अपना पहला चरण यानी बॉक्सिंग पूरा कर लिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्या है, टेबल बनाना। तो टेबल कैसे बनाएंगे हम, टेबल हमें कैसी बनानी है, यानी टेबल बनानी है हमें, क्या बनाना है, टेबल में बनाना है। जैसे मैं बनाता हूँ आपको, यानी अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो अभिकारक में क्या है, तो हम लिखते हैं अभिकारक में, यानी पहले अभिकारक लिखते हैं यहाँ पे, अभिकारक में हम अभिकारकों को लिखेंगे। तो सोडियम में, अब सोडियम में इसकी संख्या कितनी है, यानी सोडियम की संख्या कितनी है, तो इसकी 1 है। परमाणु के कितनी है इसमें, 1 ही तो इसका, यानी ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 ये लिखा है। अब Cl, ये भी अभिकारक है, तो Cl की कितनी है, 2, यानी ऐसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पे 3 होता तो 3 हो जाती, 4 लिखा होता तो 4 हो जाती। ये क्या है, ये 2 है, यानी इसका अर्थ क्या है, ये 2 है। ये NaCl लिखा है, तो NaCl में कितनी है, उत्पाद में कितनी है, तो उत्पाद में कितनी है, इसकी क्या है, संख्या परमाणुओं की। तो Na की कितनी है, Na की 1 है, और Cl की कितनी है, Cl की 1 है। तो अब हमने टेबल बना ली, यानी दूसरा काम कर लिया हमने, उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या बराबर कर ली। बराबर नहीं किया मतलब लिख ली हमने, ये टेबल हो गई एक तरह की अपनी।
कैसे बना सकते हैं। ये टेबल हो गई, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो दूसरा काम हो गया अपना। तीसरा क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक, यानी सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक चुनना है हमको। तो सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक, यानी यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक इधर का होता है, यौगिक तो पूरा ही होता है, यौगिक क्या होता है, पूरा होता है। या यौगिक समझिए, यहाँ पे यौगिक नहीं, हमें यहाँ क्या लिखना है, सबसे अधिक परमाणु वाला क्या, कोई तत्व देखना है हमें। तत्व या यौगिक, तत्व भी लिख सकते हैं हम, तत्व और यौगिक दोनों देख सकते हैं हम, यानी तत्व है या फिर यौगिक है, ये तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक देखना है हमें, क्या देखना है, तत्व देखना है या फिर यौगिक। तो इसमें किसमें ज़्यादा है, अधिक है, इसमें तत्व में ज़्यादा है, यानी ये क्या है, तत्व है, तो इसमें तत्व में ज़्यादा है, तो Cl2 इसमें ज़्यादा है। Cl2 में कितनी है, 2 है। तो हमने तीसरा चीज़ देख ली, सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक देख लिया। अब इसे क्या करेंगे, देख लिया, इसे क्या करेंगे हम, पहले इसको ही इसे ही संतुलित करेंगे। तो इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं, चलिए देखिए। तो Cl लिखिए, Cl क्या है, इसमें 2 है और इधर क्या है, इधर एक ही है, तो हम इसे संतुलित करते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे, यानी एक बात समझिए आपको, ये क्या है, इनकी आणविक संरचनाएं, यानी ये क्या है, इनके अणुसूत्र हैं, अणुसूत्र हैं, ये अणुसूत्र है। तो हम कोई समीकरण संतुलित करते हैं तो इसके अणुसूत्र को नहीं बदल सकते, क्या नहीं कर सकते हम, अणुसूत्र नहीं बदल सकते। तो ये अणुसूत्र नहीं बदल सकते, इसका NaCl ही रहेगा, या चाहे आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, ये आपको कैसा मिलेगा, NaCl के रूप में ही मिलेगा, नमक NaCl। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अणुसूत्र नहीं बदल सकते। तो देखिए, तो अणुसूत्र नहीं बदल सकते, तो हम क्या करेंगे, Cl इसमें क्या है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, इस ऐसे ही हमने, ये क्या एक अणु है, तो हमने क्या करिए, 2 अणु ले लिए। क्या ले लिया, ये एक अणु है, हमने 2 अणु ले लिए, तो 2 अणु ले लिए, तो हम क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि हमने इसमें क्या कहा, एक क्लोरीन है और एक सोडियम है, तो हमने क्या किया, 2 अणु ले लिए, यानी सोडियम क्लोराइड के कितने अणु ले लिए, 2 ले लिए। तो 2 ले लिए, तो इधर भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन इधर भी 2 हो जाएगा। क्या 2 ले लिए, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, ये एक अणु है, आगे 2 लिख दी, इसका अर्थ क्या हुआ, 2 अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए, इसका मतलब है कि, यानी एक अणु में कितनी क्लोरीन है, 2, एक अणु में कितनी है, एक है, एक अणु में कितनी क्लोरीन है, 1 है, तो 2 अणुओं में कितनी होगी, 2 हो जाएंगी ना। तो इसमें क्या होगा, 2 क्लोरीन हो गई। अब हमें अब तीसरी चीज क्या लगेगी, बचे हुए यौगिक, यानी बची हुई क्या है, यौगिक या तत्व, यौगिक या तत्व भी लिख दिए यहाँ पे। तो बचे हुए यौगिक या तत्वों को संतुलित करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या बचा है, अपने पास सोडियम बचा है, तो इसको संतुलित करते हैं। तो इधर क्या हो गया, इधर 2 हो गए ना सोडियम, इधर यानी 2 अणु लिए हैं हमने इसके, तो क्लोरीन के भी 2 हो गए और सोडियम के भी 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसका अणुसूत्र नहीं बदलेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसके भी आगे 2 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो ये भी 2 हो गए, अब क्या होगा, संतुलित हो गई ये। अब जांच करते हैं, चलो देखते हैं, जांच भी कर लेते हैं। तो ये कि इधर सोडियम के 2 हो गए, इधर भी सोडियम के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, इधर भी क्लोरीन के 2 हो गए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, 2 अणु है, 2 अणु है, यानी एक में 1 है, तो 2 में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और ये 2 लिखाई है, ये भी 2 हो गए। और अब चलिए हम तीसरी चीज क्या करेंगे और एक बात और समझिए, यानी इधर की साइड ये क्या है, तीर का निशान होता है, तो तीर के निशान के बाईं तरफ क्या लिखते हैं हम, बाईं तरफ लिखते हैं हम अभिकारकों को, और दाईं तरफ लिखते हैं हम उत्पादों को। दाईं तरफ किसको लिखते हैं, उत्पादों को। अब हम जांच करेंगे, तो जांच देखिए, जांच हो गई अपनी। अब छठी चीज क्या है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखते हैं हम। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत यानी कि ठोस है या द्रव है या गैस है, इसको भी लिखना है, तो हम इसको भी लिख देंगे। ये हमें अधिकतर आवश्यकता नहीं रहती है, पर हम इसमें लिख देते हैं। चलो, कोई कह रहा है संतुलित करने की, तो हम उसमें लिख सकती हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, सोडियम कैसा होता है, सोडियम ठोस होता है, ठोस होता है, तो इसको सॉलिड लिख देंगे ऐसे, एस का चिन्ह बना देंगे, एस। और क्लोरीन कैसी होती है, क्लोरीन गैस है, तो इसको क्या कहेंगे, जी। और NaCl क्या है, NaCl ठोस है, तो इसको भी एस लिख देंगे, बस। और क्या है, ये अपना क्या हुआ है, भौतिक अवस्थाओं को भी हमने प्रदर्शित कर दिया।
अब चलिए हमने तो इसको संतुलित कर दिया, एक और समीकरण संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो हम दूसरा समीकरण लेते हैं, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्या लेते हैं अपन, लेते हैं चलो Mg प्लस ऑक्सीजन, और इसको क्या लिखेंगे हम, Mg यानी Mg, M इस कैपिटल बनेगी, तो MgO बनेगा अपना, क्या बनेगा MgO। अब ऐसे अभी क्या है, ये इसका अणु सूत्र नहीं है, तो हम क्या लेंगे, इसका अणु सूत्र लेंगे। अणु सूत्र होता है इसका O2, क्या होता है इसका O2 अणु सूत्र होता है, तो हम O2 लेंगे, और इसका ये भी है, इसका यही है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है पहली, तो क्या हम इसका अणु सूत्र नहीं बदल सकते, अणु सूत्र जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब समझिए, तो हम पहले क्या करेंगे, बॉक्सिंग करेंगे, तो इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बॉक्सिंग हो गई। दूसरी क्या है, टेबल, तो टेबल बना लेते हैं अपन। तो क्या है Mg, अभिकारक यानी अभिकारकों में संख्या, अभिकारक कितना है इसमें, Mg 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, और उत्पाद में कितनी हो जाएगी अपनी, Mg में कितनी हो जाएगी अपनी 1, और O की कितनी है इसमें 1, यानी 1। यानी हमें क्या करना है, दूसरी चीज क्या करनी है, टेबल ऐसी बनानी है कि उसमें क्या लिखना है, उसमें लिखना है हमें कि अभिकारकों में कोई परमाणु है, तो कोई तत्व है या यौगिक है, तो उसमें उसके परमाणुओं की कितनी संख्या है, यानी इस तत्व के परमाणु कितनी है, इसमें 1 ही है और इसमें 2 है। इधर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, एक यौगिक है, तो यानी उत्पाद है, तो उत्पाद में कितनी है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो अब हम इसे संतुलित करेंगे, तो संतुलित करेंगे तो तीसरी चीज क्या लिखेंगे, सबसे अधिक परमाणु वाला, यानी सबसे अधिक परमाणु किसके हैं, उसको यौगिक को या तत्व को संतुष्ट करेंगे। तो सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन वाले, तो इसे पहले करेंगे हम। तो इसे पहले करते हैं, चलो देखते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि इसे ही पहले कर लेंगे, पर क्या है, हमें सुविधा के लिए आसान पड़े इसलिए मैंने नियम बनाए, वो क्या समझाने के लिए कुछ चरण बनाए हैं, इनसे ही करेंगे हम, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है और आसान तरीके से हो जाता है। तो क्या है, इसे करते हैं अपन। तो क्या ऑक्सीजन 2, इधर क्या 1, तो हम क्या करेंगे, अणुसूत्र बदल नहीं सकते हैं, तो अणुसूत्र बदल नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हमें 2 लेनी है। तो एक अणु में कितनी ऑक्सीजन है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 अणु ले लो ना, 2 अणुओं में कितनी है, 2 अणु लेनी है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। यानी ये अब क्या हुआ, इसका अर्थ ये 2 अणु हो गई, तो 2 अणु हो गए, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हमने 2 ले लिए अणु इसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु ले लिए, 2, तो अपनी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, और ये भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम बचा है, यानी चौथा पॉइंट क्या होगा, बचे हुए यौगिक क्या तत्वों को संतुलित करेंगे। तो इसे क्या है, मैग्नीशियम 2 है, तो इसकी अणुसूत्र बदल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, अणुसूत्र बदल जाएगा। ये अपन यहाँ लिख दें, तो यहाँ लिख दें, तो ये क्या होगा, यदि इसे 3 4 कर दें तो क्या हो गया, अणुसूत्र बदल जाएगा। तो अणुसूत्र नहीं बदलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ आगे अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, हमने 2 ले लिए और ये संतुलित हो गया कि नहीं। और जांच कर लेते हैं, चलो 5वां पॉइंट लगा अपनी जांच। तो जांच देखिए, Mg की 2, इधर भी 2, O2 के इधर भी 2। और छठवां लिखा है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, तो भौतिक लिख देते हैं। ये क्या होता है, ठोस होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, सॉलिड। ये क्या होता है, गैस होता है, इसको लिख देंगे G। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, ठोस होता है, तो इसको लिख देंगे सॉलिड। यानी ये हमें आवश्यकता नहीं है अधिक, क्योंकि 10th लेवल पर लिखने की, पर हमें लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, हमें पता है तो लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना ये भी तरीका हो गया ऐसे। तो हमने 2 कर लिए, चलो एक और एग्जाम्पल और करने का प्रयास करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए हम क्या ले लेते हैं, हाँ जल ले लेते, पानी। तो H2 + O2 क्या बनेगा अपना, H2O। तो इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये अणुसूत्र है, इनको चेंज नहीं करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट, वही कंडीशन। दूसरी क्या रहेगा, टेबल, तो टेबल बनाइए। तो अभिकारकों में कितनी है, H की कितनी है, 2, O के 2, उत्पादों में संख्या परमाणुओं की
H के 2, O के 1 है। तो हम तीसरा काम हो गया। आप पहले बड़े वाले को यानी सबसे अधिक किसकी है, हाइड्रोजन के, तो इसे संतुलित करती हैं। चलिए देख लीजिए, इधर 2 है इधर 2 है, यानी इसे संतुलित ही है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑक्सीजन को करने का प्रयास करते हैं। चौथा क्या लिखा है इसमें, यानी बचे हुए को करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 ही है, तो क्या करें हम, तो क्या करेंगे हम, इसके 2 ले लेंगे ना, इसके 2 ले लेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की 2 हो गई। अब लेकिन एक कंडीशन क्या हो गई इसमें, इसके 4 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन जल के सूत्र में क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने 2 हैं, तो 1 में 2 हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। यानी याद, या अपन ऐसे भी देख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। या फिर एक परमाणु में कितनी है, 2 है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। तो 4 हो जाएंगे तो हमें इधर भी 4 करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर 2 लिख देंगे। अब इनकी भौतिक अवस्था लिख दीजिए। छठवा क्या है, जांच, तो जांच तो हो गई अपनी, ये क्या है, ये भी है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब क्या है, भौतिक अवस्था लिख दीजिए। तो ये कितनी होगी, ये गैस होती है, तो गैस, ये भी गैस, गैस के लिए जी बनाते हैं, तो जी, ये भी जी, और ये जल, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड के लिए एल। बस ये हो गया। तो आज हमने क्या कर लिया, ये अपने दोनों टॉपिकों को कवर कर लिया। अब हम तीसरे कक्षाओं में क्या करेंगे, रासायनिक, तीसरे लेक्चर में, तो तीसरे लेक्चर में क्या करेंगे, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे।